तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बच्चों, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक ज़्यादा तैयारी नहीं की है अपने प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए। जी हाँ बच्चों, ये जो वीडियो होने वाला है बच्चों, आपके क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ना केवल प्री बोर्ड एग्ज़ाम बल्कि आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर भी ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है बच्चों? क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपका क्लास 12th का हिस्ट्री का टॉप कह सकते हैं 50 MCQs, यानी टॉप 50 MCQ टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, और बोर्ड में भी ये काम आ सकते हैं। ठीक है, तो टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए मैंने 50 ऐसे MCQ निकाले हैं जो कि आपके कह सकते हैं मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट, या कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो कि टर्म एग्ज़ाम में मतलब जो टर्म 1 एग्ज़ाम है आपका उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 110% आएगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आने की संभावना है इन क्वेश्चनों की। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है आपके जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके अंदर ये। ठीक है, तो जो ये 50 MCQ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आपके पूरे ओवरऑल टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें से, तो ये 50 में से ये 25 MCQ यानी कि पार्ट 1 के अंदर ये जो वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 1 वाला होने वाला है, जिसके अंदर मैं 25 MCQ आपको विद आंसर के साथ बताऊंगा। और जो हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो यानी कि सेकंड 25 MCQ कह सकते हैं उसका वीडियो कल आएगा। यानी कि टोटल 50 MCQ निकाले हैं मैंने आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक ज़्यादा तैयारी नहीं की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैंने निकाला है आपके लिए। ठीक है, जो है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो जो हमारे भगवान बुद्ध जी थे उनका बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हैं 4 ऑप्शन। पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा है स्वामी बुद्ध, तीसरा है सिद्धार्थ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सिद्धार्थ। ये जो भगवान बुद्ध जी जो थे उनका बचपन का नाम था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है बच्चों कि जो मगध महाजनपद था उसके शक्तिशाली कह सकते हैं होने के क्या कारण थे इनमें से। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है। पहला है जंगलों से घिरे होने के कारण वो शक्तिशाली था, दूसरा है कुशल शासकों के कारण, तीसरा है लोहे के जो यहाँ पर दानों लिखा है लेकिन लोहे के खादान। ठीक है, लोहे के आप यहाँ पर ये कह लीजिए खादान थे वहाँ पर। ठीक है, लोहे के खादानों के कारण, और चौथा है इसमें से उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये फोर्थ वाला। इन तीनों ही कारणों की वजह से जो मगध महाजनपद था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। वहाँ पर वो जंगलों से घिरा हुआ भी था, ताकि जंगलों से घिरा होने के कारण वहाँ पर हाथी वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, और नेचुरली एक तरह से सेफ्टी होता था उसका। हाथी उपलब्ध होने से क्या होता था, युद्ध में मतलब युद्ध की ट्रेनिंग देके उनको युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता था। कुशल शासक थे, दिमाग वाले शासक थे वहाँ पर कि कैसे हम अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाएं। तीसरा है आपका लोहे के खादान वहाँ पर अवेलेबल थे। ठीक है, कह सकते हैं वहाँ पर तो लोहे के खादान होने के कारण क्या होता था कि लोहा लाया जाता था, कच्चा लोहा, और उसे क्या हथियार, तलवार, भाला, त्रिशूल, जो भी हथियार होते थे उस टाइम पे, ढाल वगैरह, ये सब बनाने में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मदद मिलता था, जिससे कि युद्ध लड़ने में उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती थी। उपरोक्त सभी वाला इसका सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न तो उस हिसाब से मतलब उसका उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, ये हमसे पूछ रहा है कि जेम्स प्रिंसेप आपके कौन थे। क्या वो एक चिकित्सक थे, क्या वो एक इतिहासकार थे, क्या वो एक भूगोलवेता थे, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग आप बताएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके अधिकारी थे हमारे जेम्स प्रिंसेप जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे। तो प्राचीनतम जो अभिलेख अशोक के टाइम के थे वो हमारे प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में लिखे जाते थे बच्चों? प्राकृत भाषा में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि अभिलेखों के अध्ययन को डैश कहा जाता था। तो अभिलेखों का जो अध्ययन होता था उसे हम लोग कहते थे अभिलेख शास्त्र कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? अभिलेख शास्त्र कहते थे।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। छठा प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि हड़प्पा जो लिपि थी, मतलब हड़प्पाई लिपि कह सकते हैं, उनमें चिन्हों की संख्या कितनी थी। तो उसमें जो चिन्हों की संख्या आप लगभग 375 से 400 के आसपास आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि अमर नायक कौन थे। तो अमर नायक जो होते थे वो सैनिक कमांडर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे बच्चों, सैनिक कमांडर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में कितना समय लगा। तो जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण था उसको तैयार करने में लगभग आपका 47 वर्ष का समय लगा था। कितना लगा था बच्चों, 47 वर्ष का समय लगा था। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके मित्र, जो फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त हों आपके, उनको बताइए कि अगर आपने अभी तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है और आपको अपने प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसके एमसीक्यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। बाकी आपने एनसीईआरटी तो पढ़ ही रखा होगा और हमने पहले भी इसका मतलब पूरा टर्म 1 का जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री का, उसके सभी चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि इजीली आप प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, टर्म 1 के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है हमारा नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती थी। तो उसे हम लोग बोलते थे बहिर्विवाह पद्धति। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोत्र के अंदर विवाह यानी कि अंतर्विवाह और बाहर विवाह करने यानी बहिर्विवाह। विवाह के कुल 8 प्रकार थे, जिसमें से 4 को महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। विवाह के 8 प्रकार थे, जिसमें से 4 को महत्वपूर्ण माना जाता था, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह। ठीक है, इसी तरह से 2 और हैं आपके, तो उनको महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा 10वां प्रश्न, मैंने लिया है आपका एक तरह से मिलान करने वाला। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलान करना है और बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 वर्णों की बात की गई है, यानी कि आपका जो वर्ण व्यवस्था था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते थे, चारों वर्णों की बात की गई है। और मैंने इस 10वें क्वेश्चन को मिलान करने वाला इसीलिए रखा है क्योंकि इस एक क्वेश्चन के अंदर आप कम से कम नहीं तो 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, मतलब मिलान करने वाला आप समझ लिया आपने, तो अगर ब्राह्मण के बारे में कुछ पूछेगा तो आप वो बता सकते हैं, क्षत्रिय के बारे में बता सकते हैं, वैश्य के बारे में बता सकते हैं, शूद्र के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, जो ब्राह्मण लोग होते थे, यहाँ पर लोग दे रखे हैं और उनके कार्य दे रखे हैं, तो वो हमें मिलान करना है। तो जो ब्राह्मण लोग होते थे उनका काम होता था यज्ञ करना या करवाना कह सकते हैं, वेदों की शिक्षा देना, यह ब्राह्मण का कार्य हुआ करता था। जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनका काम होता था आपका लोगों की सुरक्षा करना, मतलब लोगों को सुरक्षा देना, न्याय करना, ये किनका काम होता था, ये क्षत्रिय लोगों का काम होता था। तीसरा है आपका वैश्य लोग। ये लोग क्या करते थे, ये आपका कृषि वगैरह करते थे और व्यापार वगैरह करते थे, वैश्य लोग। चौथा है आपका, सबसे लास्ट वाला बच जाता है, वो है आपका शूद्र। तो ये क्या करते थे, इन तीनों ही वर्णों की सेवा करते थे। तो इस तरह से आपको ये मिलान करना था। अब आप समझ गए होंगे कि जो ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों जो वर्णों में बांटा गया 4 प्रकार के लोग हैं, तो इनका क्या काम होता था। तो अगर इससे संबंधित कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप, आई होप कि मैं समझ रहा हूँ कि उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए शॉर्ट टर्म में समझाना इतना ही पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में तो सिलेबस ही काम आता है, शॉर्ट टर्म में ये काम आ सकता है आपके। ठीक है, आगे देखिए 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि राक्षसी तागड़ी का युद्ध कब हुआ था। तो जो राक्षसी तागड़ी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 में। कब हुआ था बच्चों, 1565 के अंदर हुआ था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि विजयनगर को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता था, या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि विजयनगर शहर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, तो वो आप लिखेंगे हम्पी। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस मैं इजीली बता रहा हूँ आपको, लेकिन इन क्वेश्चंस को घुमा करके आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर घुमा करके पूछा, अगर वो आपको क्वेश्चन आता है तो घुमा करके भी पूछेगा तो आप उसका आंसर दे देंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किनके द्वारा की गई। तो वो है आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 1921 के अंदर दयाराम साहनी सही आंसर होगा आपका। ठीक है, जॉन मार्शल भी नहीं, राखलदास बनर्जी भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये वाला नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होता है यहाँ पर। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ के अंदर कई बार आया है आपके पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मृतकों का टीला जो है इसका शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये आप इसका आंसर लिखेंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे, ठीक है। उन कारणों में से आपको बताना है कि क्या कारण थे जिससे कि बौद्ध धर्म तेजी से फैला। पहला है आपका, लोग जो थे समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। दूसरा है आपका, जाति प्रथा का भेदभाव नहीं था इसके अंदर। तीसरा है आपका कि बौद्ध धर्म अच्छे आचरण को महत्व देता था। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी वाला, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसके अंदर जो लोग थे वो जाति भेदभाव वगैरह वाला इसमें सीन नहीं था, ठीक है। इस तरह से कोई इसके अंदर चीज़ें नहीं थी, सॉरी, ठीक है। उसी हिसाब से देखिएगा यहाँ पर, तो बौद्ध धर्म में अच्छे आचरण जो होता था उसको महत्व देते थे, न केवल जन्म के आधार पर जो आप बन गए हैं उसको महत्व देते थे, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। और बाकी आप देखिए, लोग जो थे समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट हो गए थे, ये भी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी वाला होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि अलवार किनके भक्त थे, ठीक है। क्या वो शिव के भक्त थे, विष्णु के थे, यानी और शिव और विष्णु दोनों के थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अलवार जो थे बच्चों वो आपके विष्णु भक्त थे, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अगर इसी तरह से नैनार का आ जाए बच्चों, तो नैनार जो थे बच्चों शिव भक्त थे। ये दिमाग में रट लीजिए, जो अलवार थे वो विष्णु भक्त थे, जो नैनार थे वो शिव भक्त थे। ये दिमाग में बैठा लीजिए एकदम, ठीक है बच्चों। इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं लिया मैंने। 17वां प्रश्न है ये। 17वें प्रश्न में क्या है बेसिकली बच्चों, यहाँ पर देखिए, पहला है आपका जजिया कर। जजिया कर क्या होता था बच्चों, गैर मुस्लिम लोगों के लिए जाने वाला कर जो होता था, यानी कि मुस्लिम लोग नहीं होते थे, वो गैर मुस्लिम इस्लाम धर्म से कह लीजिए, मुस्लिम धर्म से अलग, हिंदू धर्म कह लीजिए आप, या फिर ईसाई धर्म कह लीजिए, बौद्ध धर्म कह लीजिए, उन लोगों से जजिया कर लिया जाता था। दूसरा सरिया पूछता है बच्चों, सरिया क्या होता है, तो सरिया एक बच्चों एक तरह से कानून होता है। जैसे आपने संविधान पढ़ा है हमारा कि भारत देश का एक संविधान है जिससे कि पूरा भारत देश चलता है, उसी तरह से सरिया जो है बच्चों वो मुसलमान जो समुदाय है, मतलब मुस्लिम समुदाय कह लीजिए, को निर्देशित करने वाला एक तरह से कानून है। हमारे में गीता है ना, हमारे में मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हिंदुओं में, ठीक है, हिंदुओं में या सनातन वैदिक धर्म जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है बच्चों। एक्चुअली में इस ओरिजिनली अगर हम लोग बात करें तो इसका ओरिजिनल नेम होता है सनातन वैदिक धर्म, ठीक है, या हम लोग शॉर्ट में सनातन धर्म भी कह देते हैं, या फिर हिंदू धर्म तो काफ़ी पॉपुलर है ये शब्द। तो इसके अंदर गीता होता है जैसे हमारा, उसी हिसाब से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर जो सरिया है वो मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून कह सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि कबीर दास के गुरु कौन थे। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे, गुरु नानक जी के गुरु कौन थे, मीराबाई के गुरु कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गुरु वाला मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो कबीर दास जी के जो गुरु थे वो हमारे रामानंद जी थे। कौन थे बच्चों, रामानंद जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि हड़प्पा लिपि किस प्रकार की हड़प्पाई जो लिपि थी वो किस प्रकार लिखी जाती थी। तो जो हड़प्पाई लिपि थी वो आपका दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। किस ओर लिखा जाता था बच्चों, दाएं से बाएं ओर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि महाभारत के मूल लेखक कौन थे। तो महाभारत के जो मूल लेखक माने जाते हैं बच्चों वो माने जाते हैं भाट सारथी जी। कौन माने जाते हैं बच्चों, भाट सारथी जी माने जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, ये क्या पूछ रहा है हमसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो सन 1336 के अंदर, ठीक है, आपका 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इनके द्वारा की गई थी, ठीक है।
आई होप कि 21वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, किसके अंदर है? तो बच्चों वो है हमारा सुत्त पिटक के अंदर बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो उनका संग्रह हमें देखने को मिलता है। तो आई होप कि 22वां प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो वो हमारे तुलुब वंश के शासक थे। किस वंश के थे बच्चों? तुलुब वंश के। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे बच्चों कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में राजा के भवन नामक एक विशालकाय और प्रभावशाली मंच है, वो कौन सा है? तो वो है आपका महानवमी डिब्बा। और महानवमी डिब्बा से संबंधित और भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो महानवमी डिब्बा को एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ बच्चों, अभी तक का जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है उसके आधार पर क्लियर कर रहा हूँ। जो आपके क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है वो इस आधार पर बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल पहले 8 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता था हिस्ट्री में, ठीक है। तो 8 नंबर का अगर क्वेश्चन है हिस्ट्री का तो उसमें से बच्चे को 8 पॉइंट आता होगा, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है अगर आप 8 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा। तो उन 8 पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट को पकड़ लिया जा रहा है स्पेसिफिकली, और देन उसी पॉइंट से आपका पूरा जो MCQ है, MCQ वाला क्वेश्चन वो डिज़ाइन कर दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको 8 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता होगा वही उस MCQ क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ये मैंने अभी तक नोटिस किया है जो आपका अभी तक का पेपर हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आपने जितनी तैयारी की है उस पर भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिएगा और ईमानदारी से पेपर कीजिएगा अपना प्री बोर्ड एग्जाम का। अगर आप ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो भी आप अपना पेपर ईमानदारी से कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखते थे? तो उसका सही उत्तर है बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इसका सही उत्तर होगा। और व्यापार वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्यापार में से और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे किस तरह के चीज़ों का व्यापार होता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह की चीज़ों का व्यापार करते थे, ठीक है, मनके क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थे बच्चों 25 MCQ क्वेश्चंस जो कि आपका टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि इनमें से क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके टर्म 1 में, ठीक है। और 25 MCQ आज की इस वीडियो में हो गया, 25 MCQ कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी हमने पूरे सिलेबस के MCQ क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं आप। जो वीडियो देखना चाहे जिस भी चैप्टर का, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है तो आप जा करके देख सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के अंदर। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। मिलता हूं बच्चों आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।